कि ये सिर्फ टिकट नहीं है कि मैं खादरी साहब को नेक्स्ट टाइम टिकट दे रहा हूँ, वो हमको मौका दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ठीक है तुम हारे कोई बात नहीं, कम वोट लिए कोई बात नहीं, जो भी लिए मैं तुमको और एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी कम्युनिटी को मौका दे रहा हूँ, बैकवर्ड को दे रहा हूँ, माइनॉरिटी को दे रहा हूँ कि तुम भी उभरो, तुम भी आगे आओ, तुम भी असेंबली में आओ। कई फंड्स का वहाँ पर घोटाला हुआ है 24/7, आज तक 24/7 जो है कई जगह पर पानी नहीं है, ये एक घड़ा भी पानी नहीं आ रहा। मैं आपको ले जाकर बताऊंगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। और कुछ यूनिट जो फिल्टर्स डाले थे, 8 फिल्टर्स का बजट उठ गया है, फिल्टर जगह पर नहीं है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं पूरे कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस को लेकर तमाम पार्टीज तैयारी कर रही हैं और अपने अपने कार्यकर्ता जोशो खरोश में नज़र आ रहे हैं। बात करें बसवा कल्याण की, तो बसवा कल्याण में एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो कुछ दिन पहले हमें मिली वो ये थी कि जेडीएस ने अपने 90 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली, जिसमें बसवा कल्याण के लिए बड़ी खबर ये रही कि बसवा कल्याण में मुसलमानों के ले लीजिए, दलितों के ले लीजिए, मराठों के ले लीजिए, हर दिल अजीज़ लेदर जनाब यसरब अली खादरी का नाम जेडीएस की पहली लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जेडीएस का कैंडिडेट बसवा कल्याण से कौन रहेगा। जो एक रूमर्स चल रहा था, जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या मल्लिकार्जुन खोबा को टिकट मिलेगा, कि यसरब अली खादरी को टिकट मिलेगा, या फिर कोई कैंडिडेट पैराशूट के जरिए बसवा कल्याण में उतरेगा, ये रूमर्स पे अब पाबंदी लग चुकी है। और अब जेडीएस के लीडर हैं जनाब यसरब अली खादरी साहब, जो 2023 का आने वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यसरब अली खादरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, अपने कीमती वक्त हमें दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमको इस लायक काबिल समझे कि हम कुछ अपनी बात रख सकते हैं आपके सवालों के मुताबिक। जी सर, बात करेंगे 2018 के इलेक्शन की, ये 2020 के इलेक्शन की। कहा जा रहा था कि मुसलमान कई सालों के बाद किसी मुसलमान ने बड़ी पार्टी से कॉन्टेस्ट किया था, वो नाम था यसरब अली खादरी का। कहा जा रहा था यसरब अली खादरी एक बड़े मार्जिन के साथ उभर कर आएंगे सामने, मगर 11 हज़ार प्लस वोट पे आप टिक गए। क्या लगता है गलती कहाँ हुई? कार्यकर्ताओं की गलती थी, कैंपेनिंग ठीक से नहीं हुई, प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं बना सके, क्या मतलब था, क्या कहेंगे उससे? देखिए, सब में पहले यहाँ पर जब 2018 में जनरल इलेक्शन थे, पीजेआर सिंधे साहब आए, इलेक्शन फाइट किए, उसके बाद में चले गए। जाने के बाद में जो है पार्टी के कोई देखभाल वाले नहीं थे, पूरे वर्कर जो भी थे पार्टी के सब तितर बितर ये पार्टी वो पार्टी में चले गए। खाली थोड़े से वर्कर बच्चे थे, आपके चैनल पर भी आकर कभी कभी इंटरव्यू देते हैं बेचारे, ये थोड़े से गिने चुने वर्कर बच्चे थे। कुमार अन्ना ने हमारा नाम डिक्लेयर किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उस टाइम पर भी, आज भी। और यही वर्करों को लेकर जो है हम काम किए, लोग जुड़ रहे थे, अच्छा माहौल बन गया था। बनने के बाद में जो है हमारे लोग हमेशा नाम रखते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, जो बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, ये कर कर जो है माहौल ख़राब किया। वो बोलते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, वो ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो गया। खैर हो गया। उस टाइम पर ज़मीर अहमद जो है अन्ना के साथ बहुत बदतमीजी से बात किए, वो चीज़ें क्या है मालूम है, हमारे लोगों को जो है अफेक्ट किए। देखिए, अगर खाने में जहर डाले तो डॉक्टर इलाज करता है, अगर कान में जहर डालेंगे तो उसका इलाज नहीं होता है। ये कांग्रेस वाले और ज़मीर अहमद साहब वही काम किए। बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, हमको नहीं डाले तो बीजेपी आती है, हमको नहीं डाले तो बीजेपी आती है बोलकर जो है ये काम कर कर, रूमर्स कर कर लोगों के जहन को ख़राब किए। इसमें जो है कम मार्जिन हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो लोगों से हमारी अच्छी मार्जिन थी, जो पहले लोग एमएलए थे उनसे तो थोड़ा बेहतर थी। अगर बात करूँ मैं आने वाली सिलेक्शन की 2023 की, तो 2023 में जेडीएस से तो एक नाम आ गया सामने कि जनाब यसरब अली खादरी कैंडिडेट रहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से विजय सिंह आएंगे, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी से शरणु सलगर आएंगे। क्या लगता है आपको कि जनाब यसरब अली खादरी इस बार किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे आपके अपनी पार्टी के, आपकी अपनी पार्टी में भी कुछ इख्तलाफात मौजूद नज़र आ रहे हैं। आनंद पाटिल को लेके ले लीजिए, शब्बीर पाशा साहब को लेके ले लीजिए, क्या कहेंगे उस बारे में? उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले पार्टियां हैं अगर मार्केट में, दुनिया में, तो जो है लीडर्स तो वहाँ पर आने वाले हैं, चाहे वो विजय सिंह साहब हो, माला मैडम हो, या और कोई भी हो। बीजेपी भी है तो वो भी अपना कैंडिडेट देगी, शरणु सलगर साहब हो या और कोई नया कैंडिडेट हो, वो तो देने वाले हैं। हर आदमी को अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आगे चलना है।
अब हमारे पार्टी में रहा सवाल ये, कुछ लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि जो है उन्होंने ही हकदार हैं जेडीएस के, ये नए आदमी हैं। ऐसे खैर अपने वो घर का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आनंद पाटिल सब भी बेचारे हमारे मीटिंग में साथ हैं, हमारे साथ हैं, साथ चल रहे हैं। और ऐसी कुछ बात नहीं, बाकी के जो भी वर्कर पहले नाराज़ थे उनका कहना था जेडीएस जिसको टिकट दी उसको काम करेंगे। आज बेचारे आकर सब मिलकर काम कर रहे हैं। खाली वाहिद एक दो शख्स नहीं होंगे तो हम उनको भी जाकर मना लेंगे। यानी कि आपसी घर के जो मामला था उसको इख्तलाफात को दूर कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से। भी हो गया, ऑलरेडी हो गया। अब एक दो भी जो है तो हम जाकर मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर के आदमी हैं। अभी पार्टियां है तो उनको वापस लेकर आएंगे। अगर बात करें नगमा, अगले सवाल की तरफ अगर मैं जाऊं तो यसरब अली कादरी 2023 के जनरल इलेक्शन में किस टारगेट से जा रहे हैं? क्योंकि पिछले इलेक्शन में आपका रिजल्ट था 11 हज़ार समथिंग वोट। इस बार ना मिनिस्टर्स आएंगे कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि पूरे बसवा कल्याण में एक ही इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, इसलिए तमाम मिनिस्टर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के यहाँ पर मौजूद थे। इस बार हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को अपना इलेक्शन खुद लड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ये हक़ है बात। तो किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हैंडल करेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बाद दलित हैं, मराठा हैं, इसको कैसे अपने तरफ लाएंगे? देखिए, सब में पहली बात बाई इलेक्शन को लेकर वो गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा इलेक्शन था, गवर्नमेंट थी। और हर गवर्नमेंट या और हर जेडपी टीपी पर जो है दो दो तीन तीन मिनिस्टर्स आकर बैठे थे। और ये जाहिर सी बात है, पावर उनके पास था, ऑफिसर्स उनके पास थे, बहुत सी चीज़ें काम की। उसके बावजूद भी जहाँ पर ऑफिसर लगा कर, जहाँ पर पावर लगा कर, जहाँ पर जो चीज़ लगना है लगा कर काम किए। अभी हमारी ये जो है जनरल इलेक्शन है, अभी इसमें देखेंगे, क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने जगह पर बिजी रहता है। इस टाइम पर भी आएंगे, लीडर्स आएंगे, बड़े नहीं आएंगे बोलकर नहीं, मगर आज का माहौल अलग है, उस टाइम का माहौल अलग था। लोग जो है आज देख रहे हैं 2 साल से क्या उनके साथ में तकलीफ़ है, क्या नहीं। और अभी इस टाइम जो है हमारे कुमार अन्ना ने, हमारे एक चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब ने सेकंड मरतबा बैकवर्ड एक माइनॉरिटी को टिकट देकर ये लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ टिकट नहीं है कि मैं कादरी साहब को नेक्स्ट टाइम टिकट दे रहा हूँ, वो हमको मौका दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ठीक है तुम हारे कोई बात नहीं, कम वोट लिए कोई बात नहीं, जो भी लिए मैं तुमको और एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी कम्युनिटी को मौका दे रहा हूँ, बैकवर्ड को दे रहा हूँ, माइनॉरिटी को दे रहा हूँ कि तुम भी उभरो, तुम भी आगे आओ, तुम भी असेंबली में आओ, तुम भी आकर तुम्हारी बात को रखो। उनका मकसद ये है। अभी नॉर्मल आदमी क्या बोलते हैं, कांग्रेस से कौन ठहरा हूँ नहीं, बीजेपी से कौन ठहरा ही नहीं, जेडीएस से साहब है, टिकट और एक बार मिला। तो लोगों को मेरा मैसेज ये देना, इसको टिकट मत समझो, इसको तुम्हारा मुस्तकबिल समझो। तुम अगर आएंगे पावर में, तुम अगर जीतेंगे, तुमको और एक बार कुमार स्वामी साहब ने, अन्ना ने मौका दिया है। क्या दिया है कि तुम उठकर आगे आओ। अगर तुम आगे आएंगे तो तुम्हारे मसले रख सकते हैं असेंबली के अंदर, तुम काम कर सकते हैं असेंबली के अंदर, ये मौका दिए हैं। तो लोग अभी इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर भी अच्छे रुझान हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि टिकट यसरब अली कादरी को नहीं मिला, बल्कि एक मौका दिया गया पूरी कौम को। देखो माइनॉरिटी को अभी समझो, अगर माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड हो, 1500 रहते, कौन देता? नहीं। यहाँ की माइनॉरिटी बैकवर्ड पॉपुलेशन को देखकर ही माइनॉरिटी को टिकट दिया गया है कि ये लोग बिछड़े हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बोलती है? जी, हम सबसे पिछड़े हैं, हम माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटी को आगे लाने का काम कुमार स्वामी साहब कर रहे हैं कि भाई तुम कोई बात नहीं, हारे कोई बात नहीं, मैं तुमको और एक मौका देता हूँ, तुम अपने आप को संवारो, अपने आप को उस मुकाम पर लाओ, बन कर आगे आओ, तुम भी आकर तुम्हारे हुकूक रखो वहाँ पर। यह मौका कुमार अन्ना ने दिया है वापस। तो इस मरतबा हमारी कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख रहे हैं हम, जब से डिक्लेयर हुआ है सबों के रुझान चेंज हैं, वो चाहे जो भी पार्टी में रहे, रुझान चेंज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि सेकंड टर्म दिए हैं तो कुछ वजह है, कुछ रीज़न है। क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हमारे इस पार्टी में थे टिकट मांगने के लिए भी, तो ये देख रहे हैं उनको नहीं मिला, साहिब को दिया, तो कुछ ना कुछ बात है। अब बात करेंगे कांग्रेस की। 2018 में बीनारायण साहब ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, उसके बाद उनका देहांत हो गया। उस पिछले 2-2.5 साल से कांग्रेस अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। कहाँ तक अपोजिशन है बसवा कल्याण में? बराए नाम है, क्योंकि लास्ट वीडियो कुछ वायरल हुए सीएमसी के, जहाँ पर कांग्रेस के आपस में ही काउंसलर किस तरह से, वो ऐसा लग रहा था कि झगड़ा मारम मारी होने वाली है। अपोजिशन का काम हुआ, कांग्रेस ने अपना हक अदा किया है। कांग्रेस ने
बसवा कल्याण में? देखिए अभी सीएमसी को लेकर क्या बोलना है। सीएमसी में जो है लोकल के आदमी हैं, इनको खुद को समझना। कई फंड्स का वहाँ पर घोटाला हुआ है। 24/7 आज तक 24/7 जो है कई जगह पर पानी नहीं है। ये एक घड़ा भी पानी नहीं आ रहा, मैं आपको ले जाकर बताऊँगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। और कुछ यूनिट जो फिल्टर्स डाले थे, 8 फिल्टर्स का बजट उठ गया है, फिल्टर जगह पर नहीं है। जो फिल्टर्स बने वो आज तक स्टार्ट नहीं है एक बार भी। गवर्नमेंट क्या की, जो भी गवर्नमेंट की क्या की, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करो, लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंचाओ। लेकिन म्यूनसिपाल्टी के काउंसलर्स और चेयरमैन और ऑफिसर, सीएमसी का ऑफिसर जो हैं, वो बनाकर उसको सड़ाए जगह पर, मगर चालू नहीं किए। इसके बारे में एमएलए साहब का काम था एक्शन लेना, इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और कांग्रेस क्या अपोजिशन का रोल निभाई आज तक? कहाँ पर है कांग्रेस? भर भर कर लोग जो है बैकवर्ड माइनॉरिटी के सब उनको वोट दिए। आज कहाँ है कांग्रेस? एक बार तो एक स्पीच बताओ आपस में एमएलए साहब की, अगर कोई किए तो जब वो फोटो वहाँ क्यों, ये फोटो यहाँ क्यों, नमक आदू हेडिल नमक ईदू हेडिल, इतने बात का बैठ दिए। सो है एमएलए साहब का अपोजिशन रोल जो है कांग्रेस आज निभाना था, क्यों नहीं निभाई? क्या लगता है? एक इंटरव्यू लिया था हमने लास्ट सीरीज़ में, उसमें जेडीएस के बहुत सारे लीडर्स थे, आकाश खंडाले, असदुद्दीन साहब, फिर दूसरी पार्टीज़ के भी लीडर्स थे। उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी बसवा कल्याण में मिले हुए हैं सीएमसी में। बेशक ऐसे ही लग रहा है हमारे को, क्योंकि कई वीडियो में हम देख रहे हैं सब एक साथ ठहरे हैं। कई काम से भी देख रहे हैं सब एक साथ ठहरे हैं। अभी भी कई नए वर्क जो है ऐसे हैं उनके करोड़ों रुपए के, जो खुद मुख्तारी से अपने अपने एरिया में रखे हैं। किसी का नाम अभी कई को लेना, चल रही गाड़ी चलने दीजिए, देखेंगे आगे आने वाले दिन है उसमें जो इसका हिसाब होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि बसवा कल्याण में कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो चुकी है? पूरी तरीके से फेल है। बी नारायण साहब जब गए उसके बाद में बेचारे कोई भी काम देखिए, बी नारायण साहब थे उस टाइम पर, कुमार स्वामी साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे, भरपूर फंड लाए और भरपूर कुमार स्वामी साहब भी दिए, क्योंकि बी नारायण साहब भी पहले जनता पार्टी से थे। वो मोहब्बत के तौर पर, हाँ वो मोहब्बत के तौर पर क्या है मालूम है, कई फंड दिए। उजलम के अंदर ग्राम सभा रखे, कौन सा सीएम आज तक रखा बोलिए? तो वही फंड आज तक यूटिलाइज हो रहे हैं। आज बीजेपी गवर्नमेंट क्या फंड दी, और ये फंड तो जो आए अभी वही काम जो ओपनिंग करे वही ख़त्म नहीं हुए। और कांग्रेस को इसको अपोजिशन में उठाना था ज़ोर से कि ये फंड कहाँ पर है, कौन काम लाए, कौन किए, ये वो भी नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन का तो छोड़िए, अपने लीडर जो काम लाया उसके भी वो पीछे नहीं है, उसके भी पीछे वो बात नहीं कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि ये अपोजिशन रोल निभाएंगे यहाँ पर। आने वाले इलेक्शन में जेडीएस को ज़्यादा कॉम्पीट कौन करेगा, ज़्यादा स्ट्रांग हराने की कोशिश कौन करेगा, जेडीएस, बीजेपी या कांग्रेस? आपको क्या लगता है अपोजिट ज़्यादा मजबूत कौन रहेगा जेडीएस के? कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, आने वाले हालात कैसे बनते हैं वो पब्लिक के ऊपर है। आज पब्लिक एमएलए साहब को भी देख रही है, एमएलए साहब के कामों को भी देख रही है, पहले के भी काम को देख रही है, और आने वाले भी जो लोग कैंडिडेट रहेंगे उनको भी देखेगी। उनको देखकर जो है डिसाइड करेगी पब्लिक, क्योंकि सब किसको कुर्सी पर बिठाना, किसको कल्याणी का जो है एमएलए बनाना, ये जनता के हाथ में है। अभी से बोलना ज़रा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक टिकट डिक्लेयर हुआ है, आगे के हालात क्या बनते हैं उसके ऊपर ही रहेगा। कहा जा रहा है कि पंचरत्न यात्रा बसवा कल्याण आने वाली है, क्या डिटेल है उसकी, किस तरह का रहेगा? पंचरत्न देखिए, बिदर में जो है 3 तारीख को है, बिदर 4 तारीख, हुमनाबाद 5 है, बसवा कल्याण 6 तारीख को आएगी। एरिया कौन सा रहेगा बसवा कल्याण? बसवा कल्याण जब आएगी तो रायचूर से मुड़बी जाएंगे हम, मुड़बी से मटाले का हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद में बसवा कल्याण आएंगे, आटो नगर होते हुए किले के पास जाएंगे, रैली निकाल कर हमारा एक अक्का महादेवी ग्राउंड है वहाँ पर प्रोग्राम होगा। उसके बाद में मोरखंडी के अंदर अन्ना कर नाइट हॉल्ट है, कोई गरीब के घर में जाकर रहेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर वो जो है वापस कोहिनूर पहाड़ से होते हुए अलंग को निकलेंगे। ये पंचरत्न का रैली का हमारा शेड्यूल है। हो सकता है कोई गांव ऊपर नीचे होगा, इसमें शेड्यूल चेंज हो सकता है, थोड़ा शेड्यूल चेंज हो सकता है। पंचरत्न के जो स्कीम निकाले वो बहुत अच्छे हैं, लोगों के बेनिफिट्स के लिए हैं। इसमें माइनॉरिटी के लिए, बैकवर्ड के लिए, इसमें कोई कास्ट नहीं, हर कास्ट के लिए, हर कास्ट के लिए कुमार अन्ना हमेशा हर कास्ट के लिए काम करते हैं। देखिए कुछ पार्टी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो आज हमको देखने में नहीं आ रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं, किसका साथ किसका विकास हम देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है। मगर कुमार अन्ना कर्नाटक के एक वाहिद ऐसे सीएम हैं
और हमारे हिंदुस्तान में भी बोलिए एक ऐसे सीएम है, वो जो बोलते हैं वो कर कर बताते हैं। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मेरी मेजॉरिटी आई तो मैं कर्ज माफ़ करूँगा। मेजॉरिटी नहीं आई, उसके बावजूद भी सपोर्ट से लेकर भी जब गवर्नमेंट बनाए तो पूरे फार्मर्स का उन्होंने लोन माफ़ किया। अपनी ज़बान को रखिए, लोगों में रखिए। तो आज कुमार अन्ना के ऊपर लोगों को भरोसा है, वो जब भी सीएम बने कुछ ना कुछ लोगों के लिए किए, चाहे मदरसे के लिए साइकिल बोलिए, जब बेटी पैदा होगी तो 1 लाख रुपए का जो है हाँ वो बोलिए, शादी के लिए बोलिए, माइनॉरिटीज़ के लिए लोन के लिए बोलिए, पेंशन 2 बार बढ़ाए, और जो है फार्मर के लोन वो टाइम में भी 2006-08 में भी जो है 25,000 माफ़ किए थे। अब ये मरतबा जो है 25,000 करोड़ रुपए माफ़ है, और बसव कल्याण को 89 करोड़ रुपीज़ माफ़ किए, 19,000 फार्मर के घर में लोन पहुंचा। आज लोगों को मेरा एक मैसेज देना है, आज जो भी गवर्नमेंट, जैसा भी मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, मेरे को उसके बारे में निंदा नहीं करना है। कुमार अन्ना जो है 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लोगों का माफ़ किए, मगर आज लोगों को वो चीज़ की अहमियत नहीं है, लोग याद भी नहीं कर रहे हैं। तो वो लोगों को मेरे को बोलना है, तुम देखो, तुम्हारे लिए किए, फार्मर के लिए किए, तो फार्मर का भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे सीएम को डेवलप करना, ऐसे सीएम कुर्सी पर 5 साल बैठना, तो जनता का, फार्मर का, लोगों का कुछ भला होगा। जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपका इसका मैं, कि एक सवाल अक्सर जेडीएस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जेडीएस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए अपना कैंडिडेट उतारती है मैदान में, कहाँ तक सच है? देखो, मैं बोलता हूँ, ये लोगों का बोलना नहीं है, ये कांग्रेस वालों का बोलना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2014 में जेडीएस तो सिर्फ कर्नाटक में थी, हिंदुस्तान में जो कांग्रेस हारी, इसका जवाबदार कौन है? कौन है बोलिए? 2019 में कांग्रेस पूरी तरह फेल रही, इसका जिम्मेदार कौन है? यूपी के अंदर 403 सीट हैं, कांग्रेस सिर्फ 2 सीट लाती है वहाँ पर। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कांग्रेस वालों के लिए। क्यों यूपी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बोलिए? क्या इसका वजह, क्या की यह पार्टी जो वहाँ के लोगों को, बैकवर्ड माइनॉरिटी को इतनी तकलीफ दी, जो कांग्रेस के नाम को भी वहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग कर्नाटक की बात कर रहे हैं, सिर्फ इनका काम है नाम रखना। इससे पहले कई हुकूमतें आई यहाँ पर कर्नाटक में, काम किया अपना। ये सिर्फ बोलते, अगर नाचने नहीं आए तो आंगन टेढ़ा जैसा वैसा हाल है। हम हारे तो जेडीएस की तरफ से, हम हुकूमत नहीं बनाए तो जेडीएस की तरफ से। मेरा एक सवाल आपसे है, ये जेडीएस को जो है बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। 2018 में जनरल इलेक्शन थे, उस टाइम पर भी जनरल इलेक्शन में यही प्रोपेगेंडा चला है, जेडीएस बीजेपी की बी टीम। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आया, 4-5 बजे रिजल्ट था। सोनिया गांधी मैडम साहब देखी कि हमारे सीट कम आए, डायरेक्ट फ़ोन लगा कर बोली कुमार स्वामी साहब को कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। बैठ दिए कि नहीं न्यूज़ में? दिए कि नहीं दिए? दिए थे। तो जब बीजेपी की बी टीम थी तो क्यों इनके दरवाजे पर गए तुम? अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिर हाथ क्यों बढ़ाया दोस्ती का? क्यों बढ़ाए? जब बीजेपी की बी टीम थी क्यों बढ़ाए? लास्ट एमएलसी इलेक्शन के हुए, इन्होंने एक कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया जेडीएस का, बीजेपी का वहाँ पर राज्यसभा मेंबर आया, सपोर्ट किए क्या ये लोग? 1 सीट डाल दिए, वापस बीजेपी का नहीं जेडीएस का बनता था, क्यों सपोर्ट नहीं किए ये? और जो कांग्रेस और जेडीएस लोग सेकुलर समझकर वोट डाले ना दोनों पार्टी को, ये हुकूमत चल रही थी, कौन गिराया ये हुकूमत? 2018 के बाद। 2018 के बाद कौन गिराया ये हुकूमत? कांग्रेस के कुछ एमएलए चले गए। क्यों गए? तुम्हारे एमएलए को कंट्रोल नहीं किए। खैर, तुम्हारी बीजेपी की क्या सेटिंग थी कि कांग्रेस छोड़कर एमएलए बीजेपी को चले गए, सेकुलर हुकूमत जो थी वो गिरा दिए, इसका जवाबदार कौन है? आप कह रहे हैं कि जो सरकार अपने एमएलए को नहीं संभाल सकती, वो स्टेट को क्या संभालेगी? देखो, लोग उसमें 3 एमएलए जो है जेडीएस के भी गए और 13 एमएलए कुछ कांग्रेस के गए। कांग्रेस के एमएलए को जो बैकवर्ड लोग वोट डाले थे, क्या समझ कर डाले? सेकुलर समझ कर डाले ना। फिर यही सेकुलर लोग जाकर बीजेपी को सपोर्ट कर बीजेपी की हुकूमत को स्टैंड करते हैं, तो ये लोगों का क्या जो वोट डाले? तुम मेरे को बताओ, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। तुम खुद के एमएलए को नहीं संभाल सके, गवर्नमेंट गिरा दिए तुम सीएम बनने के चक्कर में, और नाम रखते हैं तुम जेडीएस को। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम, इनकी सट्टा है।
सेटिंग है दोनों हाँ सेटिंग है, इसलिए तो गवर्नमेंट गिरी ना। इस इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। यसरब अली कादरी 2023 का जनरल इलेक्शन लड़ रहे हैं। मान लीजिए आप इलेक्शन जीत जाते हैं, जीतने के बाद यसरब अली कादरी किन 3 जगहों पे अपना ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या काम करेंगे? 3 कोई ऑप्शन कि मैं यहाँ काम करूँगा अगर एमएलए बन जाता हूँ तो। देखिए, सबसे पहले अगर अल्लाह हमको मौका देता है तो हमारी जो है सब में पहले बारिशान करीब रहेगा। हमारा फोकस ड्रेनेज सिस्टम पर। मेरा बहुत सालों से मैं बोलता हूँ, मैं कई लीडर्स को भी बोला कि भाई देखो, मेरे सामने लास्ट 8 साल में मेन रोड पर 2 बार ड्रेनेज सिस्टम खोदा गया। पहली बार खोदे 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए फंड था, और एक 2 बार 2 साल के बाद में और एक दुकान के कट्टे तोड़कर खोदे 8-10 करोड़ रुपए फंड था। ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक पे कर रही है, एमएलए को ला रही है, गवर्नमेंट को ला रही है। मेरी सोच ऐसी है, काम ऐसा करो, एक बार आप करेंगे तो 50 साल तक वो नाली को देखने का नहीं लगना। अब रोड बनाएंगे तो ऐसे बनाना कि कम से कम 15-20 साल तो वो रोड को देखने का नहीं रहना। आज ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही नहीं रहने से हमारे कई गरीब मजबूर लोगों के घरों में पानी घुसता है बरसात में। और दूसरा पॉइंट जो हमारा एजुकेशन की तरफ, स्कूल की सफाई, पानी होना लोगों को, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, पानी होना, सफाई होना। अब ये रहेगी तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। एजुकेशन की तरफ ध्यान होना। तीसरा जो है हमारा फार्मर की तरफ ध्यान रहेगा, खेती की तरफ, कि हमारा फार्मर डेवलप होना। हमारे फार्मर को 24 घंटे, से हमारे कुमार स्वामी साहब ने बोला है 24 घंटे हम करंट देंगे। फार्मर की तरफ हमारा रहे, करंट का मसला रहे, बीन्स का रहे, मार्केट का रहे, जो भी रहे, फार्मर को हम कैसे खुश रख सकते। क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, ज़राअत है। मैं भी जो है कम से कम 26-27 साल से जो है फार्मिंग करता हूँ। मेरे को मालूम है आज किसानों की क्या तकलीफ़ है, आज किसान कैसा परेशान है। क्रॉप आया तो अलग परेशानी है, नहीं आया तो अलग है। पानी आया तो अलग परेशानी है, नहीं आया तो अलग परेशानी है। क्लाइमेट साथ देना, लेबर सपोर्ट करना, नौकर खेत में काम करना। आजकल फार्मर के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेबर होकर बैठ गया और करंट होकर बैठ गया है, क्लाइमेट हुआ है। इसका अच्छा सलूशन क्या निकलेगा? फार्मर के लिए मेरे दिल में बहुत कुछ करना है। मैं किसान को खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। तो ये थे जनाब यसरब अली कादरी साहब, जेडीएस कैंडिडेट। सर, अगर आखिरी बार अगर आप जनता से कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। जनता को देखिए, मेरा यही बोलना है, आप भी देखिए, आप भी समझिए। आप हर पार्टी को देख रहे हैं और हर लीडर को भी देख रहे हैं। वोट डालना आपका हक है, सोच समझ कर डालिए। अच्छे लोगों को लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे दुनिया में ख़राब हूँ। क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है, तुम अपने आप को अच्छा मत बोलो, तुम अपने आप को सबसे ख़राब, कमतर समझो। मैं वही समझता हूँ कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अच्छे लोगों को लाएंगे तो अच्छे काम होंगे, अच्छी पार्टी को लाएंगे तो अच्छी काम होंगे। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि तुमको कौन टिकट देने वाला है बार बार। मैं स्पेशल माइनॉरिटी की तरफ मुखातिब हूँ। आज तुमको टिकट दिए, लास्ट टाइम दिए, आज दिए, अगर यहाँ पर फिर कुछ आप गलती करते हैं तो कौन सी पार्टी आपको कम से कम 50 साल 40 साल टिकट आपको नहीं देगी? क्यों? आपको टिकट की अहमियत ही नहीं। आप सिर्फ ये समझ रहे हैं टिकट को कि टिकट है। ये बस का टिकट नहीं है, ना ये रेलवे का इसका टिकट है। ये जो है विधानसभा जाने का टिकट है। ये जो कई माइनॉरिटीज़ के, कई बैकवर्ड्स के किस्मत का, काम का, कारोबार का, रोजी रोटी का ये टिकट है। ये एक परमिशन है जो तुमको अपनी परेशानियाँ, अपने हालात असेंबली में रखने का मौका देगा। अगर तुम्हारा लीडर पैदा होगा तो असेंबली में जाएगा। आज बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। आज माइनॉरिटी को, बैकवर्ड को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। आज कितने सीट्स माइनॉरिटी के तो हैं यहाँ पर बताइए कर्नाटक में। जहाँ पर माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है वहाँ पर टिकट मिल रहा है, जहाँ पर बैकवर्ड का पॉपुलेशन है वहाँ पर टिकट मिल रहा है। अगर ये लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इलेक्शन में आज बहुत से आम बात हो गई है, खर्चे चर्चे, इसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं। तुम आने वाले बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने एजुकेशन पर ध्यान दो। यहाँ पर कारोबार का सोर्स पैदा होना, फैक्ट्रीज आना, कई काम बनना, लोगों को रोज़गार मिलना,
कई गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम है जो लोगों को मालूम नहीं है, जो कई ऑफिसर वो फाइल को फंड पास कर फाइल वहीं पर मुझकर रख देते हैं, ये लोगों तक पहुंचते भी नहीं हैं। तो हमको जो है काम एक अच्छा करने का हमारा इरादा है, हमको मौका दीजिए, समझिए, वक्त को समझिए, हालात को समझिए, सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिए। फिर और एक बार मैं आपका भी जो है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम जनता का भी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। ये थे जनाब यसरफ अली क़ादरी साहब, बसवा कल्याण से जेडीएस कैंडिडेट 2023 के जनरल इलेक्शंस को लेकर। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार इलेक्शन के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि कौन सा लीडर आपके कितना करीब है, किसके क्या क्या प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी किस तरह की है। तो इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।